बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स एंड प्रॉपर्टीज में जो रिमेनिंग जो पार्ट रह गया था उसकी। आइए हमारी वीडियो को आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करें कि आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इसमें एरोजल इनहेलर्स क्या होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्लास से सी स्टेट एंड सॉलिड क्रिस्टलाइन, उसी के साथ साथ अमोर्फस और पॉलीमॉर्फिज्म, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि स्टेट ऑफ मैटर आखिरकार क्या होता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, लेटेंट हीट क्या होती है, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेटिक मिक्सचर के साथ साथ गैसेस के बारे में भी हमने पढ़ा। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड मॉलिक्यूल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जिसके अंदर और आते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायपोल मूवमेंट और उसी के साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटरमिनेशन एंड एप्लीकेशंस के बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये चीजें आखिरकार होती क्या है। आज के लेक्चर में देखते हैं हम एरोजल इनहेलर्स आखिरकार क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी एरोजल इनहेलर्स की। बात करें, एरोजल इनहेलर्स आर सस्पेंशन ऑफ वेरी फाइन सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों एरोजल्स वो फॉर्मुलेशन होती है जिसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के अंदर मिक्स होते हैं, यूजुअली स्टोर्ड इन अंडर प्रेशर विद अ प्रोपिलेंट। तो दोस्तों प्रोपिलेंट एक ऐसी गैस होती है जो कि फोर्सफुली बाहर निकालती है उन पार्टिकल्स को, और जो अंडर प्रेशर एक कंटेनर के अंदर स्टोर्ड होते हैं। बात करें एरोजल्स, वो तैयारी होती है, वो फॉर्मुलेशन होती है जिसमें बहुत छोटे ठोस या तरल कण गैस में निलंबित होते हैं, यानी मिक्स होते हैं गैस के अंदर छोटे छोटे कण सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के, और दबाव के साथ कंटेनर से भरे होते हैं। दबाव यानी प्रोपिलेंट गैस से दबाव से भरे हुए रहते हैं और वो प्रोपिलेंट गैस ही उनके बाहर निकालने का काम भी वही गैस करती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इनकी बात करते हैं कि एरोजल इनहेलर्स के कितने टाइप होते हैं। पहली बात करें, मीटर डोज इनहेलर यानी कि एमडीआई, जिसका मतलब हो गया कि फिक्स डोज पर पफ। मान लीजिए जैसे ये कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये इनहेलर है, इसे एक बार दबाओगे तो फिक्स अमाउंट में जो उसका ड्रग यानी कि जो बाहर निकलेगा एक पफ में, उसका अमाउंट फिक्स रहेगा। ये इनहेलर यूज होता है अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए। जैसे देखा होगा आपने, ब्लू कलर का वो आता है अस्थमा के लिए, वो इनहेल करते हैं उसे, तो एक फिक्स अमाउंट में जो ड्रग की क्वांटिटी होती है वो बाहर आती है, मतलब ना तो ज्यादा आती है ना कम आती है, एक फिक्स अमाउंट एक डिस्क्राइब होता है, वही आता है, उन्हीं को हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर यानी कि एमडीआई। आगे बात करते हैं, दूसरा है हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर। तो दोस्तों डीपीआई, इसके अंदर दोस्तों लिक्विड नहीं होता, इसके अंदर ओनली पाउडर फॉर्म होता है, और इसको इनहेल करते हैं तो वो डायरेक्टली लंग्स के पास चला जाता है। मतलब बस इसमें पेशेंट को डायरेक्टली इनहेल करना होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे उससे क्या है कि वो जो इनहेल के अंदर जो ड्रग्स होते हैं, जो वो ड्राई पाउडर होता है, वो डायरेक्टली लंग्स के पास चला जाता है, तो वो हेल्पफुल होता है। ड्राई पाउडर फॉर्म इनहेल डायरेक्टली रोटाहेलर, फॉर एग्जांपल रोटाहेलर हो गया यहाँ पे। और तीसरा है हमारा यहाँ पे नेबुलाइजर। नेबुलाइजर आप हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, एक छोटा सा रखा हुआ होता है जो कि छोटे बच्चों के लगाते हैं, यहाँ पे मास्क टाइप लगाते हैं, और वो मिस्ट टाइप फॉर्म करता है, जैसे जिसे बोल सकते हैं फोम टाइप फॉर्म करता है, जैसे उस ड्रग को फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो इनहेल करने में आसानी रहे बच्चों के लिए। अब बच्चों को इनहेलर तो दे नहीं सकते, इस वजह से नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, और अस्थमा के कई पेशेंट्स के लिए भी नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्ट लिक्विड टू मिस्ट फॉर इनहेलेशन, हॉस्पिटलिटी यूज। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की। इसके जो एरोजल इनहेलर्स प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कंपोनेंट होते हैं उनमें पहला आता है कंटेनर। तो बच्चों जिस कंटेनर के अंदर ड्रग होगा या तो वो होगा मेटल या प्लास्टिक का कैन। और बात करें जो प्रोपिलेंट गैस होती है वो होगी या तो एचएफए या सीओ2। और उसी के आगे अगले कंपोनेंट की बात करें, वैल्यू एंड एक्चुएटर। तो बच्चों वैल्यू एंड एक्चुएटर मिलाकर डिसाइड करते हैं कि डोज कितना होगा, कितनी मात्रा में डोज होगा इससे जो रिलीज होगा, यानी कि जो इनहेल करेंगे हम। और ड्रग फॉर्मुलेशन, इसी से पता चलता है कि इसके अंदर जो ड्रग है वो किस प्रकार में है, या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है या हो सकता है सस्पेंशन, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में मिक्स हो। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आरएच आखिरकार क्या होता है। Relative humidity is the ratio of actual water vapor in the air to the maximum vapor the air can hold at a temperature into 100। अब बात करें, वह प्रतिशत है जो बताती है कि हवा में वास्तविक नमी यानी कि मॉइस्चर कितनी है तुलना में जितनी अधिकतम हो सकती है। अब बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आरएच का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए ये अभी मैं जिस रूम में हूं उसमें एयर है, वो कितना मॉइस्चर होल्ड कर रखी है अपॉन वो कितना कर सकती है, उसका रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100 ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं हम। एक्चुअल वेपर प्रेशर जो कि अभी हवा में है यानी कि एयर होल्ड कर रखी है, और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर यानी कि कितना होल्ड कर सकती है इनटू 100। ये हो गया हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। आगे बात करें, इफ आरएच इज इक्वल टू 50%
एयर होल्ड्स हाफ ऑफ द मॉइस्चर इट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। अगर मान लीजिए RH 50% है तो इसका मतलब ये हो गया कि एयर जो भी हमारे इस रूम में है उसकी मॉइस्चर कैपेसिटी हाफ है, यानी कि वो जितना मॉइस्चर कैच कर सकती है या होल्ड कर सकती है उसका आधा भी होल्ड कर रखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों इसके फार्मा यूज के बारे में, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कैसे यूज आता है। पहला आता है ड्रग स्टोरेज। हाइड्रोस्कोपिक ड्रग्स स्पॉइल्स इन हाई RH। बात करते हैं हाइड्रोस्कोपिक ड्रग्स, वो ड्रग्स होते हैं जो कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्पॉइल हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं और रिएक्शंस कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रिएक्शंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पाइरिन। आगे बात करें पैकेजिंग। पैकेजिंग की बात करें तो डेसिकेंट्स, ब्लिस्टर्स, पैक प्रिवेंट मॉइस्चर। तो बच्चों पैकेजिंग के दौरान डेसिकेंट्स और ब्लिस्टर्स डाले जाते हैं ताकि वो प्रिवेंट रह सके लंबे टाइम तक और मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर सके, यानी कि इसको मॉइस्चर प्रूफ बनाया जाता है। ऐसी पैकेजिंग की जाती है इन ड्रग्स की। आगे बात करें स्टेराइल एरियाज, कंट्रोल्ड RH, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे मान लीजिए जहां पे इंडस्ट्रीज में ड्रग की फॉर्मेशन हो रही है वहां पे साफ सफाई रखी जाती है और मॉइस्चर को प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि मॉइस्चर RH वैल्यू वहां पे ज्यादा ना बढ़ सके, RH वैल्यू कमी रखी जाती है, मेंटेन की जाती है ताकि जो हम ड्रग की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो रिएक्शन करके खराब ना हो जाए। इसलिए आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये बात करते हैं हम आगे, जो हमारा पॉइंट आता है वो है लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। अब बात करें लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस आखिरकार होते क्या है। when two or more substances in liquid form associates together and change each other's properties called liquid complexes। अब बात करें जब दो या अधिक द्रव पदार्थ आपस में जुड़कर अपनी भौतिक या रासायनिक गुण बदल लेते हैं उसे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। मान लीजिए दो सब्सटेंसेस लिक्विड के अंदर एक दूसरे से मिल गए और अपनी जो फिजिकल एंड केमिकल स्टेट है उनको चेंज कर लिया उन्होंने, उसी को हम लिक्विड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स की। पहला है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सीयू एंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं कॉपर एंड अमोनिया आपस में मिलकर एक दूसरे की स्टेट को चेंज कर लेते हैं। अगली बात करें ऑर्गेनिक, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो है कैफीन एंड बेंजोइक एसिड। कैफीन जब बेंजोइक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो उसकी भी केमिकल स्टेट चेंज हो जाती है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सके। और दूसरा आ गया हमारा चार्ज ट्रांसफर। इसके अंदर आयोडीन एंड डोनर। तो दोस्तों इसके अंदर आयोडीन तो डोनर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो ये चार्ज कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। अगला आता है हमारा इंक्लूजन, साइक्लोडेक्स्ट्रीन प्लस ड्रग। इसका मतलब होता है बच्चों साइक्लोडेक्स्ट्राइन एक डोनट का शेप का होता है, जैसे मान लीजिए दो सर्कल डोनट आता है ना वैसा शेप का होता है और ये ड्रग को अपने अंदर टेप कर लेता है ताकि ड्रग इजीली डिसॉल्व हो सके और एब्जॉर्ब हो सके। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम इसकी फार्मा यूज की, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के पीओवी से इसके यूज क्या होते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स के। पहला होता है इंप्रूव सोल्युबिलिटी। तो बच्चों सोल्युबिलिटी को इंप्रूव कर देता है, जैसे कि इंट्राकोनाजोल, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन अपने अंदर इसको कलेक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इसकी सोल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाए। अब आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी इनहेंसमेंट। और बच्चों जो ये होते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस जो कि ड्रग की स्टेबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। ये कैसे बढ़ाते हैं, जैसे कि जैसे कि एग्जांपल बताया मैंने, साइक्लोडेक्स्ट्रीन। साइक्लोडेक्स्ट्रीन अपने अंदर डिपॉजिट कर लेता है ड्रग को और उससे क्या होता है कि जो बाहर का जो वातावरण होता है, मॉइस्चर होता है, हीट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, उससे ड्रग खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए लिक्विड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ ड्रग रिएक्ट करके स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। अगली बात करें मास्क बेड टेस्ट। मास्क बेड टेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे पैरासिटामोल होता है वो कतई कड़वी दवाई होती है, बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि साइक्लोडेक्स्ट्रिन अपने अंदर एक मास्क बना लेता है, एक तरीके से उसको अंदर कलेक्ट कर लेता है लिक्विड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके ड्रग के साथ रिएक्ट करके पैरासिटामोल के साथ। और जो हमारी जो टंग होती है उसपे जो सेंसेशन होती है, यानी कि जो टेस्ट बड्स होती है उनको टेस्ट ही नहीं आता उसका कड़वेपन का या जो भी उसका जो टेस्ट होता है, तो डायरेक्टली अंदर चली जाती है और इससे हमें उस टेस्ट का पता नहीं चलता। और ये इसलिए काफी हेल्पफुल होता है और बेड टेस्ट इसी वजह से इसे बोला जाता है। आगे बात करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। और बच्चों ड्रग्स को धीरे धीरे रिलीज करता है ये लिक्विड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन पीओवी ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमारे लेक्चर में हम आगे बात करते हैं बच्चों लिक्विड क्रिस्टल्स की। अब बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल शोज प्रॉपर्टीज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड क्रिस्टल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रॉपर्टी शो करते हैं सॉलिड और लिक्विड की दोनों की। ना ही तो ये पूरे कंप्लीटली लिक्विड होते हैं और ना ही कंप्लीटली सॉलिड होते हैं। दे कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स, वह लिक्विड की तरह बहते हैं यानी तरल की तरह बहते हैं, बट हैव मॉलिक्यूलर वाटर लाइक सॉलिड्स, लेकिन उनकी अंदर की जो संरचना है वो होती है सॉलिड की तरह। ऐसे पदार्थ हैं जो तरल की तरह बहते हैं लेकिन ठोस की तरह
व्यवस्थित रहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स की। पहला टाइप है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल वो होते हैं जिनके अंदर पैरेलल मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं इनसाइड और लेयर नहीं होती है इनके अंदर। इसका मतलब ये होता है कि ये एक साइड ही ओरिएंट होते हैं सारे के सारे और एक साइड ही फ्लो करते हैं, एक साइड ही बहते हैं, लेकिन इनके अंदर लेयर प्रेजेंट नहीं होती। दूसरे होते हैं सिमेट्रिक, वो मॉलिक्यूल्स जो कि अरेंज होते हैं लेयर में, यानी कि इनके अंदर लेयर होती है और ये एक साइड बहते हैं, ओरिएंट होते हैं। दूसरे अगले यानी कि तीसरी टाइप की बात करें कोलेस्ट्रिक। कोलेस्ट्रिक का मतलब हो गया हेलिकल स्ट्रक्चर। तो बच्चों इनका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, जैसे रिंग होती है ना, बुक में रिंग होती है, इसमें क्या होता है कि एक के ऊपर एक आ जाती है, दूसरी लाइन एक के ऊपर एक आती है, अरेंज होती है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम इसके फार्मा इंपोर्टेंस की, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसकी क्या इंपोर्टेंस आती है। सीधी सीधी बात करें तो बच्चों यूज्ड इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सीधी बात करें तो लिक्विड जो हमारा क्रिस्टल होता है जो कि बना हुआ होता है ऑर्डर्ड एंड फ्लूइड फॉर्म में। अब दोस्तों ये क्या काम करता है कि ड्रग को स्लोली रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। और आगे बात करते हैं प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। हमारी जो स्किन होती है बच्चों जो कि फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, फोस्फोलिपिड सेल्स होते हैं जिनसे बनी हुई होती है, और वो जो फोस्फोलिपिड सेल्स होते हैं वो भी नेचुरली बने हुए होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूज्ड इन एलसीडी एंड थर्मोक्रोमिक स्ट्रिप्स, इनमें भी बच्चों इसका काम आता है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम हमारे लेक्चर में और पढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्लेसी स्टेट क्या होता है। अगला पॉइंट है हमारा ग्लेसी स्टेट। व्हेन ए लिक्विड कूल्स रैपिडली विदाउट क्रिस्टलाइजिंग फॉर्म्स ग्लेसी अमोर्फस सॉलिड। जब द्रव तेजी से ठंडा हो और क्रिस्टल नहीं बनते तो वो ग्लासी अमोर्फस अवस्था में आ जाता है। समझ गए होंगे बच्चों, जब लिक्विड इंस्टेंटली ठंडा और क्रिस्टल नहीं बने, यानी क्रिस्टल बनाने का टाइम ही नहीं है, इतनी जल्दी वो ठंडा हो गया, तो वो स्टेट कहलाती है ग्लेसियमोर्फस सॉलिड। तो वो दोस्तों जो हमारा जो लिक्विड होता है वो बन जाता है ग्लेसियमोर्फस सॉलिड, जो कि ऑकर्स बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर टीजी। तो बच्चों टीजी टेम्परेचर के बिलो ही ये स्टेट फॉर्म होती है ग्लेसियमोर्फस सॉलिड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फॉर एग्जांपल ग्लास अमोर्फस सुगर और पॉलीमर्स। इसके फार्मा यूज देखते हैं बच्चों। ग्लेसी स्टेट का क्या होता है दोस्तों, इजी टू इजी बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है जो उसको इंस्टेंटली ठंडा कर दिया आपने, यानी वो इंस्टेंट कूलिंग हो रहा है उसमें, एक तरीके से बोल सकते हैं इंस्टेंट कूलिंग भी ऐसा होता है। इंस्टेंट कूलिंग हो रही है और वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बन रहा है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट में नहीं है, मतलब जहां है वही है, ज्यादा अरेंज स्टेट में नहीं है, और वो इंस्टेंटली कूल हो गया, और उसी स्टेज को हम बोलते हैं ग्लेसियमोर्फस सॉलिड, यानी कि वो ग्लेसियमोर्फस सॉलिड बन लिया, ऊपर से खुरदरा खुरदरा, नीचे से ग्लास टाइप। तो दोस्तों इसके फार्मा यूज की बात करें, यूज्ड इन लायोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राई ड्रग्स। तो बच्चों लायोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राई ड्रग्स से दोस्तों ये हमारा ग्लासियमोर्फस स्टेट बनती है, और ये ग्लासियमोर्फस जो स्टेट है वो क्रिस्टल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। और आगे बात करें इंप्रूव सोल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। बच्चों सोल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन भी इंप्रूव हो जाता है, यानी कि जो हमारी अगर क्रिस्टल फॉर्म में ये बनता तो क्रिस्टल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल और सोल्यूबल ग्लेसियमोर्फस सॉलिड होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ये टीजी है, यानी कि एक जो ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसे हम बोल रहे हैं टीजी, जिसके बिलो जाते ही जो हमारा ये ग्लासी अमोर्फस सॉलिड फॉर्म होता है, वो हेल्प करता है ड्रग की टेस्टिंग में, यानी कि कौन से ड्रग को किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए, इसमें भी ये मदद करता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम हमारे लेक्चर में सॉलिड क्रिस्टल स्टेट आखिरकार क्या होता है। इन क्रिस्टलिन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज इन रिपीटिंग एंड ऑर्डरली पैटर्न्स। क्रिस्टलाइन ठोस में अणु नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। बात करें कि बच्चों एक फिक्स पैटर्न होता है और वो पैटर्न रिपीट होता रहता है कई दूरी तक, उसी को हम सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट बोलते हैं। बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया कि एक पार्टिकल है, बहुत बड़ा पार्टिकल है, और इसके अंदर सॉलिड क्रिस्टल स्टेट है, यानी कि जो इसके जो पार्टिकल्स है वो सेम स्ट्रक्चर और सेम ऑर्डर में अलाइंड है। तो बच्चों इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब हो गया कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये सारा पिघल जाएगा। इसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल है वो सारों का टेम्परेचर एक फिक्स रहेगा मेल्ट होने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हो गया कि बच्चों ये काफी दूर तक रिपीट होता रहता है सेम ऑर्डर, उसी को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। हाई स्टेबिलिटी, बच्चों इसके अंदर पार्टिकल्स काफी पास पास में होते हैं तो इसकी एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी इसकी काफी हाई होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि सॉलिड क्रिस्टलिन स्टेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बात करें आयोनिक टाइप, यानी आयन से बना होता है, बना हो गया हमारा नमक यानी कि NaCl। दूसरी बात करें मॉलिक्यूलर से बना हुआ होता है, यानी मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, आइस और नेफ्थलीन, जो कि वीक फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। और बात करें कोवलेंट बॉन्ड, जो कि डायमंड हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है, सबसे हार्डेस्ट सॉलिड माना जाता है डायमंड। और बात करें मेटेलिक, जो मेटेलिक बॉन्ड से बने हुए होते हैं वो होता है आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये सारे एग्जांपल है सॉलिड क्रिस्टलिन स्टेट के। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फार्मा यूज की, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट क्या यूज आता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं।
मोस्ट ड्रग्स आर क्रिस्टलाइन, मतलब बहुत से ऐसे ड्रग्स है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही रहते हैं। जो फॉर एग्जांपल बात करें, पैरासिटामोल हो गया, एस्पाइरिन हो गया, स्टेबल बट लेस सोल्यूबल। ये स्टेबल होते हैं लेकिन लेस सोल्यूबल होते हैं। स्लोअर डिसोल्यूशन, यानी कि घुलनशीलता इनकी बहुत धीरे धीरे होती है, यानी इतनी जल्दी इंस्टेंटली घुलते नहीं है किसी के अंदर, धीरे धीरे घुलते हैं। प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, तो बच्चों अगर इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाए तो ये प्यूरिफाई हो सकते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइज करके इनको प्यूरिफाई भी किया जा सकता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम अमोर्फस स्टेज क्या होती है। अभी जैसे आया था बच्चों सॉलिड अमोर्फस, वो भी जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट लिक्विड से वो कूल हो जाता है और ग्लासी सॉलिड अमोर्फस बना लेता है, ग्लासी अमोर्फस सॉलिड बना लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अमोर्फस स्टेट क्या होती है। अमोर्फस सॉलिड्स है नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो बच्चों पार्टिकल्स ऐसे फिक्स अरेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ये सेम 6 हो गए, इधर भी ये सेम अरेंजमेंट है। ये हो गया हमारा सॉलिड क्रिस्टलीन स्टेट। और अमोर्फस में ऐसा उल्टा होता है बच्चों, अमोर्फस में ऐसे होता है 1 2 3 4 ये हो गए, फिर अब ऐसा हो जाएगा 1 2 3, अब 1 2 3 4 5, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, कोई फिक्स नहीं होता। और जो ये हमारा सॉलिड क्रिस्टलीन होता है स्टेट, उसके अंदर अरेंजमेंट फिक्स होता है। अमोर्फस ठोस में अणु अव्यवस्थित रहते हैं, यानी कि फिक्स अरेंजमेंट या नो रेगुलर अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्टन ओवर रेंज, अलग अलग हिस्से के अलग अलग टेम्परेचर होएगा, यानी कि अलग अलग हिस्से का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर मॉलिक्यूल्स अलग अलग बिहेव करता है। लेस स्टेबल बट मोर सोल्यूबल, इसमें ऐसा होता है बच्चों की ये स्टेबल तो कम है और ये सोल्यूबल यानी इसकी घुलनशीलता बहुत ज्यादा है, ये फटाफट से घुल जाता है, ये उसी को हम बोलते हैं अमोर्फस स्टेट। आगे बात करें एग्जांपल्स की, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई और अमोर्फस नोवाबायोकिन हो गया। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम फार्मा यूज की, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अमोर्फस स्टेट का क्या यूज आता है। फास्टर डिसोल्यूशन, यानी कि फटाफट से ये घुल जाता है। बेटर बायो अवेलेबिलिटी, तो बात करें कि हमारे ब्लड के अंदर ये फटाफट से घुल जाएगा अगर हम अमोर्फस स्टेट में कोई सा भी ड्रग लेंगे। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल अमोर्फस स्टेट में हम अगर इंटेक करते हैं तो उसकी जो डिसोल्यूशन है, यानी कि सोल्यूबल होने की, यानी कि ब्लड के अंदर घुलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगी, इजीली घुल जाएगा और फास्टर और बेटर उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी फास्टर डिसोल्यूशन की वजह से, यानी कि वो फटाफट से घुल रहा है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर। बट में क्रिस्टलाइज ऑन स्टोरेज, बच्चों ये एक अनस्टेबल होता है जब इसे स्टोरेज किया जाता है। ये जो हमारा अमोर्फस स्टेट है वो एक अनस्टेबल स्टेट है, और अगर जब हम इसे स्टोरेज करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से ये खराब भी हो सकता है, लेस स्टेबल हो जाता है, लेस डिसोल्यूशन हो जाता है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम, जो हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म आखिरकार होता क्या है। बात करें पॉलीमॉर्फिज्म मींस ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो एक ही समय में। जब एक ही पदार्थ अलग अलग क्रिस्टलाइन रूप में पाया जाता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी पॉलीमॉर्फस भी इसे बोला जाता है। तो बच्चों पहली बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स होते हैं इनेंशियोट्रोपिक और दूसरा होता है मोनोट्रोपिक। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि पहली बात करें कि इनेंशियोट्रोपिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर जो हमारे क्रिस्टल फॉर्म होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि ए बी में बदल सकता है और बी ए में भी बदल सकता है। फॉर एग्जांपल थियोब्रोमा ऑयल। और बात करें मोनोट्रोपिक की, इसके अंदर क्या होता है कि एक स्टेज जो होती है वो होती है स्टेबल और बाकी होती है मेटा स्टेबल, यानी कि बाकी स्टेबल नहीं होती। जो स्टेबल नहीं होती वो स्टेबल में धीरे धीरे फॉर्म हो जाती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। और वो जो स्टेबल स्टेज होती है वो वापस से नहीं बदलती, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल बोला जाता है। आगे बात करें एग्जांपल की, सल्फर हो गया और क्लोरो में फिनोलिक हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं इसके फार्मा यूजेस की, यानी फार्मास्यूटिकल यूज इसके क्या क्या है। ये अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को, बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी। जैसे ही एक स्टेज दूसरी स्टेज में चेंज होती है सोल्यूबिलिटी भी बदल जाती है, बायो अवेलेबिलिटी भी बदल जाती है और स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आइडेंटिफाई इज मैंडेटरी। तो बच्चों कोई भी ड्रग की फॉर्मेशन वगैरह ये करते हैं तो इसकी पॉलीमॉर्फिक स्टेज जो होती है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि ड्रग कितना सोल्यूबल होगा, यानी कि चेंज तो नहीं हो सकता, या उसकी स्टेज कितनी स्टेबल रहेगी, या उसे मॉइस्चर से अफेक्ट होगा या नहीं होगा। इन सारी चीजों के लिए पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि रेगुलेटरी एक रिक्वायरमेंट होती है, आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है या नहीं है, इसको जांचना जरूरी होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी।